सकते कि अगर मार्केट वोलेटाइल हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी या इंडिया की ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा? इंडिया जो है इस टाइम ऐसी पोजीशन में पहुंच चुका है कि उसके बगैर दुनिया में किसी भी कंट्री का गुजारा नहीं है, स्पेशली अमेरिका का। लोगों को पता है रिलायंस अगर 1600 से अभी 1200 आया है तो 1200 से वापस 1600 भी जाएगा और 2000 भी जाएगा, टाइम लगा कर जाएगा। तो आपके ख्याल से निफ्टी अभी फेयरली प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है? अभी भी करेक्शन हो सकती है या कि अंडर प्राइस? ई वेस्ट आज भी प्रॉब्लम है और आगे जाकर भी प्रॉब्लम होगा ही होगा। पिछले क्वार्टर में बैंक ने प्रोविजन बनाया, एग्जांपल लेते हैं 2000 करोड़ का, कि भाई हमारे हिसाब से 2000 करोड़ रुपए हमारे डूबेंगे, तो उसे प्रोविजन बोला जाता है। अब की बार बैंक ने बना दिया 2500 करोड़, 2700 करोड़, 3000 करोड़। तो लोग पहले ही समझ गए, इनको पता है कि भैया अगला क्वार्टर मेरा थोड़ा सा डामाडोल आ सकता है, 19-20 हो सकता है। दुनिया में सबसे सस्ती दवाइयाँ इंडिया में, और इन्होंने 10-20% भी अगर इंक्रीज किए प्राइसेस तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले वक्त में बहुत होंगी। तो अगर आप पहली बार मार्केट में आ रहे हो, यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट विद ब्लू चिप्स। आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में अभी और नीचे जा सकती है, थोड़ा सा आपने वोलेटिलिटी ऐसा बनी है। यही वो टाइम है जब आप अगर पेशेंस होल्ड कर लोगे तो आप पैसा बनाकर जाओगे, और अगर आप पेशेंस होल्ड नहीं कर पाए तो भी अब वो जो एनएससी की रिपोर्ट आती है कि 95% लोग पैसा नहीं कमा पाते, तो आप भी उस 95 में आ जाओगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। जैसा आपको मालूम है, स्टार्ट करते वक्त हम अपने 3 मोटोज रिपीट करते हैं। नंबर 1 भगवान पे भरोसा, नंबर 2 नेचर के साथ रहना, कुदरत के नज़दीक रहना, नंबर 3 पॉजिटिविटी। किसी तरह की नेगेटिव बात जो अपने बारे में भी नहीं कहनी, किसी के बारे में भी नहीं कहनी। ये 3 मोटोज लेके हम अपना चैनल चला रहे हैं। और आज हम स्टॉक मार्केट पे बात करेंगे। एक अथॉरिटी हमारे पास बैठी है जो कि सेबी से सबसे यंग एज में रजिस्टर हुए, 23 साल की उम्र में सेबी में रजिस्टर्ड हुए थे, और उनको पूरी पकड़ है टेक्निकल्स की भी, रिसर्च फंडामेंटल्स पे भी। तो लेट्स इंट्रोड्यूस विबोर। कैसे हो विबोर? मैं ठीक हूँ, थैंक आप यू फॉर कैसे हो? कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हुए। थैंक यू बाजी। तो आज जरा यंग जनरेशन को और लोगों को, स्टॉक मार्केट काफ़ी टर्मोइल से गुजर रही है, राइट। तो आपके एक्सपीरियंस से और आपके जो फंडामेंटल्स हैं उनके बेस पे या टेक्निकल्स पे अब इसका फर्दर ट्रेंड क्या है, कुछ रोशनी डालो प्लीज। देखो, फंडामेंटल्स तो इंटैक्ट है। हम्म। आप ये कहीं नहीं कह सकते कि अगर मार्केट वोलेटाइल हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी या इंडिया की ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा। आप ये कह सकते हो कि भाई जहाँ पर पहले इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था 7.2% की ग्रोथ, वो 7.1 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, राइट? बट ये नहीं हो सकती कि अगर मार्केट वोलेटाइल हुआ बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मे बी हो सकता है कि भाई ग्लोबल क्यूज हुए हों, राइट? जैसे अभी ट्रम्प ने टैक्सेशंस वगैरह बढ़ा दिए, बट आप उससे ये नहीं कह सकते 7.2 या 7.5 की ग्रोथ सीधा 5 हो जाएगी। तो मार्केट का एक इम्पैक्ट है कि मार्केट अगर 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, 2-3 पॉइंट नीचे आएगा, फिर उसके बाद 10-15 पॉइंट ऊपर जाएगा, अब की बार 4-5 पॉइंट नीचे आएगा, फिर थोड़ी दिन साइड में पड़ा रहेगा, जहाँ पर लोगों के पेशेंस, असली पेशेंस टेस्ट होता है। जैसे वॉरेन बफे कहते हैं कि भैया पेशेंस ही सब कुछ है, राइट? तो जहाँ पर लोगों का इतना पेशेंस टेस्ट होगा कि यार ये कब उठेगा या कब साइड से रेंज से निकलेगा। फिर जब लोगों का पेशेंस लूज़ हो जाता है तब जाके फिर रैली आती है, और अब की बार जो एक मॉन्स्टर रैली आती है, पहले आ रही थी 10 पॉइंट की रेंज, 15 पॉइंट की रेंज, अब की बार आएगी 30, 35, 40 पॉइंट की रेंज। हम लोगों ने कोविड में भी देखा कि एक स्टीप फॉल आया। लोग डर गए कि भैया कहाँ मार्केट निफ्टी 12,000 से लेकर 7500 के लेवल तक गया। बट आप देखो उसके बाद 1 डेढ़ महीने में ही पूरा रिकवर होके आ गया। तो जिसने वो इतने स्टीप फॉल देख लिए, अभी तो निफ्टी हार्डली 10-15% के आसपास गिरा है। तो कोई इतना मेजर इम्पैक्ट फंडामेंटल्स पे तो मैं बोलूँगा नहीं आया है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो गिरने का कारण क्या है? जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ग्लोबल इकोनॉमी के इफेक्ट्स क्या? ग्लोबल इकोनॉमी का इम्पैक्ट तो है ही है, बट थोड़ा-सा मैं बोलूँगा कि आप अगर 100 में से वेटेज दें, तो 70% आप बोल सकते हो कि भई बाहर का इम्पैक्ट आया है, बट 30% या 20% इंडिया का भी है। इसको ऐसे समझते हैं कि एक रेट कट ड्यू था इंडिया में, जो आरबीआई बार-बार डिले करता जा रहा था, कि भई रेट कट देंगे, पर नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। गवर्नर साहब का टेन्योर भी पूरा हो गया दिसंबर में, तब भी उन्होंने नहीं दिया। फिर उसके बाद फरवरी में अब फाइनली जाकर रेट कट दे दिया। बट अब की बार भी अगर आप देखोगे सिर्फ 25 बीपीएस का ही रेट कट आया, जो पूरी दुनिया को पता था।
ग्लोबल इकोनॉमिस्ट को पता था, इंडियन इकोनॉमिस्ट को पता था, बैंक्स वालों को पता था, मार्केट में 90% मैं 90 नहीं चलो बोलता हूँ 70% लोगों को आइडिया था कि भाई 25 बीपीएस तो आएगा ही आएगा। तो वो तो पहले से ही फैक्टर इन ये था। बैक ठीक है। अगर आप बोलते कि 25 से ज़्यादा 30, 35 या 40, 50 बीपीएस का अगर आप दे रहे हो, तो इकोनॉमी को हाँ। एक बूस्ट मिलता। क्योंकि भाई जो लोग वेट कर रहे थे, हुँ, 2 टाइप के लोग हो गए, एक तो जिनके पास ऑलरेडी लोन था और एक जो लोन लेने वाले थे, वाले वेट कर रहे हैं कि भाई रेट कट आए तो मैं एक बारी में अपनी ईएमआई वगैरह स्टार्ट करूँ। तो जो लोग वेट कर रहे थे कि भाई और ईएमआई कम हो जाएगी, जहाँ पर पहले आप एग्ज़ाम्पल से अगर समझते हैं, अगर आप पहले 10,000 की ईएमआई दे रहे थे, तो अब आप दोगे 9800 के आसपास की। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और 97, 96 के आसपास चली हुँ। जाए, बट वो नहीं गई। तो कहीं न कहीं वो हल्के से सेंटिमेंट्स हर्ट तो हुए। 25 बेसिस पॉइंट डाउन होने से या अप होने से सेंटीमेंट्स में फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज़ प्रैक्टिकली तो फ़र्क क्या पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट पे 25 पैसे से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इंडिया में क्या 7-8% होगा अभी इ इंटरेस्ट रेट? इंडिया उस में देखिए 7-8% है, हुँ, बट यहाँ पर चीज़ हमें ये समझनी चाहिए, कलेक्टिव इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करते हैं। हुँ, अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो आप कहोगे यार ₹100 पे 25 पैसे का फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? बट आप जब इसको 1 करोड़ पे लेके जाओगे, 100 करोड़ पे लेके जाओगे, प्लस जितनी हेवी डेट कंपनीज़ हैं, कोई कंपनी है जैसे जो रियल एस्टेट में काम कर रही है, अब उसके लिए तो डेट लगेगा ही लगेगा। तो वो नया प्रोजेक्ट तब सोच रही थी कि मैं बैंक से लोन सेक्शन कराऊँ कि भई लोन का रेट कम हो जाएगा, मुझे अच्छा आरओआई मिल जाएगा, जो उसने एक्सपेक्ट किया था। अब उसका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट आप 6 महीने समझ सकते हो डिले हो गया, तो वहाँ पर इम्पैक्ट आया। तो इस वजह से ये पूरा साइकिल कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, अब इससे रियल एस्टेट से कितने सारे सेक्टर्स हैं, पेंट सेक्टर आप ले सकते हो, सीमेंट सेक्टर आप ले सकते हो, मेटल सेक्टर आप ले सकते हो, लेबर सेक्टर आप ले सकते हो। तो ये सेक्टर भी 6-6 महीने थोड़ा-सा बफर में गए, 4 महीने, 6 महीने डिले में गए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था, उस पर हल्का-सा इम्पैक्ट आया, जिस पे हम लोगों ने देखा लास्ट 2-3 महीने का डेटा, आप देख सकते हो जनवरी का डेटा, दिसंबर का डेटा, जहाँ पे पीएमआई डेटा जो आता है, उसमें थोड़ा-सा एक फॉल आया, तो वो हल्का-सा इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर ग्लोबल सिचुएशन देखी जाए, ट्रम्प ने जैसे ही अनाउंस किया कि भई हम लोग टैरिफ्स वगैरह लगाएँगे, पहले बोल दिया 25%, 30% के आसपास लगाएँगे, मार्केट एकदम वर्टिकल फॉल ले गया। राइट? दोनों तरफ से, मतलब उन्होंने कहा कि भाई जो बाहर वाली कंट्रीज़, फिर उन्होंने कहा हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएँगे। भाई अगर आप मुझे 25% लगाओगे, मैं आपको 25 लगाऊँगा, आप मुझे 20 लगाओगे, मैं आपको 20 लगाऊँगा। अब जो सामान आप पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे ₹100 का, अब वो सामने वाली कंट्रीज़ में जाएगा ₹105 का, ₹110 का, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। और क्यों? क्योंकि अगर आप 120 का बेच रहे हो, तो हो सकता है यूएस में ही कोई बनाकर उसको 100 पे ट्राई करे, 95 पे ट्राई करे। इस वजह से थोड़ा-सा एक वोलेटिलिटी बनी हुई है। ओवरऑल वर्ल्ड में ही पूरे इंटरेस्ट रेट जो डाउनफॉल एक्सपेक्टेड थे, वो इतने हुए नहीं, इन्फ्लेशन हैज़ री-इमर्ज्ड डेफिनिटली, यूएसए में स्पेशली। राइट, तो कितना एक्सपेक्टेड था फेड जो है कम से कम भी 3 रेट कट्स एक्सपेक्टेड थे बिल्कुल, दिसंबर में, जनवरी में, राइट, लेकिन वो अब क्योंकि इन्फ्लेशन दोबारा क्रीप अप कर रही है तो उस कारण से, राइट, तो जो अमेरिका में होता है उसका इम्पैक्ट दूसरे देशों में भी तो पड़ता ही पड़ता है। बढ़ेगा ही। तो वैसे ओवरऑल अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो मेरा ओपिनियन तो ये है कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसके बगैर, इंडिया के बगैर अब दुनिया में गुजारा दुनिया का है ही नहीं। बिल्कुल ठीक सही है ना जी, बात। अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इंडिया से कोई पंगा ले। बोलने को तो ट्रंप ऐसे ऐसा आपको पता बोल देता है इधर-उधर, उसका कोई पता नहीं चलता क्या बोलता है, राइट, क्या नहीं बोलता। लेकिन करते वक़्त इंडिया जो है इस टाइम ऐसी पोज़ीशन में पहुँच चुका है कि उसके बगैर दुनिया में किसी भी कंट्री का गुज़ारा नहीं है, स्पेशली अमेरिका का। क्योंकि वहाँ पे इतने लोग इंडियंस इम्पोर्टेंट पोज़ीशंस पे पहुँच चुके हैं। राइट, फाइनेंशियल मार्केट में, कंपनीज़ के सीईओ में, हर तीसरी कंपनी सीईओ पता चले ये राइट, इंडियन है। बिल्कुल, तो उनका वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम पे प्रेशर तो होता ही है, तो बिल्कुल, इंडिया का तो कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि अपॉर्च्युनिटी नहीं है ये डिप 15% का जो डाउनफॉल आया, अच्छे स्टॉक्स हुँ, हुँ। में बिल्कुल, एंटर करने का टाइम आया? देखिए बिल्कुल अपॉर्च्युनिटी है, बट जैसा आपने वर्ड यूज़ करा लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए ही अपॉर्च्युनिटी है। अगर आप कोई स्विंग ट्रेडर हैं, आप सोचते हैं कि मार्केट इतना गिर गया है, तो हो सकता है एक स्पाइक आ जाए, ऊपर आ जाए, वो वाली अपॉर्च्युनिटी नहीं है। क्योंकि एज़ ऑफ नाउ कहीं से कोई प्रॉपर रिवर्सल आपको नहीं दिखाई दे रहा, कोई न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही, राइट? कि हल्का-सा आरबीआई आकर बोले कि भैया चलो हमारी एक और मीटिंग आने वाली है, या फेड की बात कर लेते हैं, या ट्रंप ने बोला कि चलो हम इसको थोड़ा-सा और डिले कर देते हैं टैरिफ्स वगैरह को, राइट? तो आप 2-3 महीने तक इसको खींच लोगे। बट लॉन्ग टर्म वालों के लिए डेफ़िनेटली एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। उन स्टॉक्स में जो फंडामेंटली अच्छे हैं, मैनेजमेंट जिनकी अच्छी है,
ऑर्डर बुक जिनकी अच्छी है, लास्ट अगर बात करें अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो क्वार्टर गया, Q3 उनके क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, एवरग्रीन स्टॉक्स हैं, एफएमसीजी स्टॉक्स आप देख सकते हो, आईटी स्टॉक्स आप देख सकते हो, राइट। तो इन टाइप के स्टॉक्स में जो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो ऊपर से 25%, 30%, मिड कैप स्मॉल कैप तो 40-40-50% तक गिरे हैं, राइट। बट जो अच्छे सेक्टर में है आप उन्हें पिक कर सकते हो। उन्हें पिक करने का फायदा नहीं है जहां पर प्रमोटर होल्डिंग ही लो है। आप देख रहे हो कि प्रमोटर की होल्डिंग ही 25% है, 30% है, डेट काफी ज्यादा है, डेट काफी ज्यादा है, या फिर ऑर्डर बुक में कुछ नहीं है, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में कुछ नहीं आया। पहले मान लेते हैं कि Q1 या Q2 में सेल्स थी, अनुमान लगा लेते हैं, चलो कोई मिड कैप की अगर हम बात कर रहे हो तो 50-60 करोड़ 100 करोड़ की सेल्स होगी मोटा मोटा। अब की बार सेल्स 100 करोड़ की थी, प्रॉफिट वही आया छोटा मोटा 8-10-5 करोड़ के आसपास, तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। इस टाइप के स्टॉक्स एक बार बैठ गए तो वापस उठने में बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत सो टाइम। स्मॉल कैप से आप समझते हो कि अवॉइड किया जाए, लार्ज कैप मिड कैप में ज़्यादा? नहीं, आप स्मॉल कैप में भी डालो, हम्म, बट एक पोर्टफोलियो का प्रॉपर एलोकेशन दोगे। जी आप ये नहीं कर सकते अगर आपके पास 100 रुपए हैं, जस्ट एन एग्जांपल, तो आप 80% अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप से भर दोगे। हम्म, अगर मार्केट गिरेगा तो सबसे पहले स्मॉल स्मॉल कैप, कैप गिरेगा। मिड कैप गिरेंगे, हाँ, लार्ज कैप थोड़ा सा स्टेबल रहेंगे। हम्म, जब मार्केट वापस से चलेगी रिवर्सल पहले होगा लार्ज कैप पहले चलेंगे। लार्ज कैप चलेंगे, यस, राइट, क्योंकि उनमें वेट ज्यादा होता है, राइट। पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, जैसे आपने पॉडकास्ट की बिल्कुल स्टार्टिंग में एक लाइन हम्म, बोली, क्योंकि उनमें ना एक फंडामेंटल लोगों को पता है कि यार ये लॉन्ग टर्म में धोखा नहीं देके जाएगा। लोगों को पता है रिलायंस अगर 1600 से अभी 1200 आया है तो 1200 से वापस 1600 भी जाएगा और 2000 भी जाएगा, टाइम लगा कर जाएगा। अडानी के स्टॉक्स वोलेटाइल है, टीसीएस गिरा, एसबीआई गिरा, आईटीसी गिरा, कितने सालों पुराने स्टॉक्स हैं। तो जब मार्केट रिवर्सल लेगा तो सबसे पहले लार्ज कैप में लोग पैसा डालेंगे कि भैया हाँ अब लग रहा है रिवर्सल आ गया। फिर जब उनको और थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है, वेट आ जाता है, ट्रस्ट आ जाता है मार्केट पे रिवर्सल्स का, तब वो और अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर मिड कैप में डालते हैं, फिर स्मॉल कैप में जाते हैं, फिर माइक्रो कैप में चले जाते हैं, फिर हो सकता है वो आईपीओ वगैरह की तरफ या अनलिस्टेड मार्केट की तरफ रुक करें। अगर हम निफ्टी की बात करें तो आपके ख्याल से निफ्टी अभी फेयरली प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है? अभी भी करेक्शन हो सकती है या कि अंडर प्राइस्ड? देखिए, अंडर प्राइस तो मैं डेफिनेटली नहीं बोलूंगा इस चीज को, क्योंकि मार्केट का जो पी है वो अच्छे खासे लेवल पर गया था, राइट। और मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा बहुत, मतलब मैं बोलूंगा 5-7% का करेक्शन अभी भी बाकी है। पहला रीजन है एफआईआई बैक टू बैक सेल कर रहे हैं, उनको बाहर अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही हैं, इंटरेस्ट रेट की वजह से बोल सकते हो। फेड ने ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट करा कंपैरेटिव टू आरबीआई वगैरह, ठीक, क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह देख सकते हो। मुश्किल से 100 में से 5 या 10 कंपनीज ऐसी थी जिनके Q3 के रिजल्ट्स अच्छे आए। Q3 माने तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ओके, वाला जो ठीक अभी है, जनवरी और फेब में अनाउंस हुआ, राइट। तो हार्डली 5 या 10 कंपनीज ऐसी थी जिनके Q2 के कंपैरिजन में बात करी जाए, क्यू ऑन क्यू में अच्छे रिजल्ट्स आए। बाकी सबके फेयरली प्राइस्ड आए, पार में आए, और बहुत सी कंपनीज के नीचे भी आए। क्योंकि जो हल्का सा, जो हम बार बार बात कर रहे हैं भाई, रेट कट की वजह से बात करी जाए या इकोनॉमिक हल्का सा स्लो डाउन जो आया था, राइट, उसकी वजह से हल्का सा इम्पैक्ट आया, कोई इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आया, जिसकी वजह से आप अगर ये बोल सकते हो कि भाई जो लार्ज कैप्स हैं उनकी ऑर्डर बुक अभी भी बहुत अच्छी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लार्सन एंड ट्यूब्रो, 4 लाख करोड़ की उसकी ऑर्डर बुक आज भी खड़ी हुई है। बीईएल हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोचिन शिपयार्ड, एचएएल, डिफेंस वालों की ऑर्डर बुक भरी हुई है गवर्नमेंट ने कि भैया जब टाइम मिले प्रोड्यूस करो और हमें दे दो। रोड्स जो बना रहे हैं आजकल, कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट के टेंडर्स स्पेशली आई शुड से जिन्हें मिला जाता है, या जो रेलवेज में है जो कवच सिस्टम बिछा रहे हैं, तो ये स्टॉक्स मुझे पता है लंबी रेस के घोड़े हैं। अच्छी मैनेजमेंट है, ऑर्डर बुक की जो हमने बात करी, सेक्टर अच्छा है, सबसे अच्छी बात ऐसी है। ऐसा नहीं है कि भाई ये चले ही नहीं। देखिए मैं ऐसे समझाता हूं, जो स्टॉक ऊपर गया उसका वाजिब है नीचे आना, पर जो ऊपर गया ही नहीं वो भी गिर रहा है, यस, वो भी गिर रहा है। अब आप कहोगे कि यार जो भागा है, अगर कोई चीज 500 रुपए थी और वो राइट, 500 से 800 हो गई तो आपको बिल्कुल, 60% रिटर्न मिला, तो जिसने 60% कमाया वो घर भी कुछ लेके जाएगा, यस। प्रॉफिट बुकिंग करेगा। बट जो चीज 500 से 520 गई, 530 गई, वो 400 450 तक आ गई, वहां प्रॉब्लम है। कई स्टॉक्स में मैंने देखा कि मिड कैप्स में
40-40%, 50-50% का भी डाउन है। राइट। तो डू यू थिंक कौन से आप सेबी से रजिस्टर्ड हैं, तो क्या आप नाम ले सकते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स का फंडामेंटली जो आप लगे कि थोड़े अंडर ज़्यादा ही मार्केट से ज़्यादा गिर गए और अभी उसमें एंटर करने का टाइम है? डेफिनेटली या देखिए, सेक्टर बता दीजिए या हम्म, पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक्स? सेक्टर्स भी डिस्कस कर सकते हैं, स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं। अगर हम सेक्टर्स की पहले बात करें तो पहली अप्रोच तो रहेगी रियल्टी सेक्टर। रियल्टी सेक्टर। रियल्टी सेक्टर हमें पता है 1 या 2 और रेट कट आएँगे, तो रियल्टी वाले और आई शुड से रियल एस्टेट वाले हो गए, राइट? ये अच्छा खासा लोन लेकर प्रोजेक्ट्स वगैरह सर ये बनाएँगे। कितने करेक्ट हो गए? रियल्टी सेक्टर कितना 15 करेक्ट से हुआ? इंडेक्स 20% से तक ज़्यादा गया? इंडेक्स से थोड़ा-सा ज़्यादा गया, अच्छा, क्योंकि इंडेक्स में रियल्टी स्टॉक्स की उतनी वेटेज नहीं है, नहीं है, ओके, इस वजह से। ठीक है। जैसे आप डीएलएफ वगैरह देख सकते हो, हुँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। हुँ, ₹2000 के लेवल से सॉरी 2000 भी नहीं, आई शुड से 2500-3000 के लेवल से 1900 तक के लेवल्स वगैरह पे आया। ओके, बट क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो था वो ठीक आया था। अच्छा। इट वाज़ नॉट दैट बैड, बट डीएलएफ की बात कर रहे हैं आप? गोदरेज प्रॉपर्टीज़, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, बट इट अच्छा, वाज़ नॉट दैट ग्रेट एज़ वेल। ओके। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल्टी सेक्टर हो गया। हुँ, दूसरा सेक्टर जो मैं बोलूँगा, अभी जब हुआ था कि भाई चाइना से डीप सीक आ रहा है, डीप सीक एआई आ रहा है और सस्ता वर्जन है उसका और उसके लिए इतनी पावर वगैरह ये सब नहीं लगा करेगी, राइट? तो उसकी वजह से क्या हुआ, सबसे पहले ये हमारे जितने भी आई शुड से डेटा सेंटर वाले स्टॉक्स थे, राइट? सबसे पहले वो करेक्ट हुए। भाई आपके सामने एक नया कॉम्पिटिटर आ गया, तो और वो भी तब जो आपकी हाफ ऑफ द प्राइस पे सर्विसेज देने को राज़ी है, उसकी वजह से ये सेक्टर में फॉल आया। उससे भी इम्पोर्टेंट देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, मैं हो गया, आप हो गए, आपके फॉलोअर्स हो गए, हमारे फॉलोअर्स हो गए, तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। आप बैठ के ये नहीं कर सकते मुझे कुछ बाय करना है, तो बाय करने के लिए पैसा चाहिए, पर पैसे से पहले आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो डीमैट अकाउंट तो इंडिया में सिर्फ एक ही जना खोल रहा है आजकल, और वो है सीडीएसएल या एनएसडीएल। एनएसडीएल तो अभी लिस्टेड नहीं है, बचा सीडीएसएल। सीडीएसएल का क्वार्टर 3 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, और उसका रीजन यही है कि भाई जब मार्केट गिरेगी तो लोगों का कम थोड़ा अकाउंट खुलेंगे, सेंटीमेंट डर में आ जाएंगे, थोड़ा सा पैनिक में आएंगे, तो नए डीमैट अकाउंट उतने नहीं नहीं खुलेंगे, खुले। जी। अब जिसकी वजह से क्वार्टर 3 का रिजल्ट सीडीएसएल का अच्छा नहीं आया। बट क्या इसका मतलब स्टॉक मार्केट आगे नहीं बढ़ेगा? हुँ, नए नए लोगों तक जब डिजिटल एरा धीरे धीरे पहुंचेगा, क्या वो लोग इन्वेस्ट करने नहीं आएंगे? हुँ, हुँ, डेफिनेटली आएंगे। सीडीएसएल 2000 से लेकर 1200 तक करेक्ट हो चुका है, अच्छा, 40% करेक्शन आया। बट अगर कोई आज 1200 पे इन्वेस्ट करता है और ये वापस से 2000 जाएगा, गिरा 40%। बट अगर मैं कहता हूँ सिर्फ और लाइफ टाइम हाई तक जाएगा, मैं नहीं कहता ये कहां तक जाएगा, 2000 तक भी वापस गया, तो भी आपने 66% 60% कमाया। मैं कहता हूँ 60 भी नहीं, अगर 1200 से 1500 भी गया तो भी आपने 20% 25% के आसपास कमाया। दैट्स अ हेल्दी वेटेज। और सीडीएसएल मोनोपोली स्टॉक है, बीएससी का सबसे बड़ा स्टेक है उसमें, सिंगल कंपनी है जो डीमैट अकाउंट्स खोल रही है, तो मुझे पता है उसकी मैनेजमेंट अच्छी है। बीएससी आप देख सकते हो, आप बिलीव नहीं करोगे, बीएससी इस करेक्शन में 15% भी नहीं गिरा, क्योंकि जब एनएससी की एक्सपायरी बंद हुई, पहले एनएससी के पास 4-5 एक्सपायरी थी, वो बंद हो गई, अब सिंगल वीकली एक्सपायरी रह गई। तो बीएससी के पास भी अब सिंगल वीकली एक्सपायरी रह गई, तो अब लोग सेंसेक्स की एक्सपायरी में थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? निफ्टी जो है अब 2250-60 के आसपास है? 22,500। 22,500 सॉरी। तो इससे चार्ट क्या कह रहे हैं? इससे शॉर्ट टर्म में करेक्शन अभी और बाकी है या ऊपर वाला बाकी है। ट्रेंड है? बाकी देखिए है। अभी भी बाकी है। अभी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप सारा पैसा डाल दो। अच्छा, आपके पास मान लेते हो कोई बंदा 50,000 है, 1 लाख रुपए है, वो सोचे कि मार्केट 26,000 से लेकर 22,500 तो आ ही चुकी, हुँ, हुँ, 3500 पॉइंट के आसपास टूट चुकी है, वापस जाएगा तो मुझे कुछ 12-15% के आसपास रिटर्न्स मिल जाएगा। बट ये मार्केट अभी ऐसा नहीं है कि आप सारा पैसा उठा के डाल दो। हुँ, हुँ, जब तक क्वार्टर 4 जो अब चल रहा है, उसके रिजल्ट्स आने शुरू हों, जो भी 1 डेढ़ महीने में आने शुरू हो जाएँगे। अब आजकल एक और नई चीज़ आई है, कंपनी रिजल्ट से पहले एक अनुमान दे देती है खुद ही, और वो सेबी ने उन्हें अलाउ करा है कि भैया आप मान लेते हैं आपका रिजल्ट आएगा एस्टीमेट से 20 अप्रैल का, जस्ट एन एग्जांपल, तो वो 15-17 अप्रैल 12 अप्रैल के आसपास एक अनुमान दे देती है कि भई हम ये रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पक्के रिजल्ट जो आएँगे वो 20 तारीख को ही डिक्लेयर होंगे। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है। जो सेक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, उनमें आप एक बारी को डालने की सोच सकते हो। जो सेक्टर्स अच्छे नहीं हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, प्लास्टिक का सेक्टर ले लेते हैं। गवर्नमेंट उसे प्रमोट ही नहीं कर रही। कहीं पे पुश नहीं आ रहा गवर्नमेंट का। आप कहीं नहीं सुनोगे कि मोदी जी हो गए या अमित शाह हो गया, कोई भी हो गया, वो आकर बोले कि जी प्लास्टिक, 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 कोई बात नहीं कर रहा।
गवर्नमेंट कह रही है भैया अफोर्डेबल होम्स की बात कर रही है, वाटर रिसाइकलिंग की बात कर रही है। ये एक नया इमर्जिंग सेक्टर है। आप हम बैठे हैं नोएडा में, दिल्ली में, यहाँ पर पानी हमें थोड़ा-सा साफ मिल रहा है। आप थोड़ा-सा डीप चले जाओ, गाँव वगैरह की तरफ, वहाँ पर 3, 4, 5 बार जब वो हैंडपंप से पानी निकालते हैं, तब जाकर एक बारी का साफ आता है, राइट? पहले थोड़ा मिट्टी का पा अब गवर्नमेंट उसे पुश कर रही है कि भैया वहाँ पर आप अपना प्लांट लगाओ और घर-घर में थोड़ा-सा साफ पानी वगैरह दो। तो वाटर रिसाइक्लिंग अच्छा सेगमेंट है। कौन सा स्टॉक वाटर साइकिलिंग में पब्लिक लिस्टेड? बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे बहुत कि आप सारे। एंथनी वेस्ट वगैरह देख सकते अच्छा हो, जी। और विष्णु प्रकाश एक अच्छा खासा स्टॉक है। अभी-अभी ओके। आईपीओ आया था, अच्छे खासे उसने रिटर्न्स वगैरह दिए। उसे हम्म। गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह भी मिलते हैं। दूसरा सेक्टर हो गया आपका ई-वेस्ट का। ओके। एक आगे आने वाली प्रॉब्लम, आज की बात नहीं करूँगा, आप 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ। ई-वेस्ट आज भी प्रॉब्लम है और आगे जाकर भी प्रॉब्लम होगा ही होगा। आप ईयरफ़ोन खरीदते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वायर वालों की बात करता हूँ। हल्का-सा उसका तार टैंगल हो जाता है। एक में आवाज़ आ रही है, एक में आवाज़ नहीं आ रही। अब आप यूज़ तो करोगे नहीं, वो पड़ा हुआ है साइड में, या आप उसे फेंक दोगे। चार्जर्स आप देखते हो, एप्पल के जो पहले चार्जर्स आते थे, वो हल्का-सा साइड से मुड़ जाता था, बेकार हो गया। फिर आप दूसरी केबल खरीदोगे, ठीक है? या फिर आपने फ़ोन स्विच करा, इतने चार्जर्स पड़े हुए हैं। पहले वायर वाले आते थे, अब एयरपॉड्स वगैरह आने लगे। फिर उसके बाद आप मल्टी केबल्स वगैरह खरीदते थे, यूएसबी आता था। तो लोगों के पास अब क्या है, आजकल तो आई शुड से एनएफसी आ गया है, फिर उसके बाद इंफ्रारेड वगैरह आ गया, ब्लूटूथ आ गया, तो वो लोग कहते हैं भई डायरेक्ट ट्रांसफर से करो। इनफैक्ट आज तो छोड़ता हूँ, आज तो क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़माना है। मोबाइल में ही कहते हैं भैया क्लाउड पे डाल दे और ड्राइव का लिंक वगैरह दे देना। तो ई-वेस्ट आगे जाकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है। पेन ड्राइव्स आज देखते हो, आजकल कितने लोग ही हार्डली पेन ड्राइव्स यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव्स नहीं यूज़ करते, कार्ड्स हो गए, कार्ड रीडर। पहले हम लोग सोचते थे कि भई कितना-कितना 1-1 जीबी का एक कार्ड लेकर आते थे, मोबाइल वगैरह में लगाते थे। तो ये प्रॉब्लम जो प्रोसेस कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, उसको रिसाइकल कर रहा है, तो उसके पास एक ऐसा स्कोप है जो आगे फ्यूचर में उसको बेनिफिट देने वाला है। आज में भी हो सकता है उसको कोई ना पहचाने। जैसे अगर आप बात करो, 4 साल पहले, 5 साल पहले डिफेंस स्टॉक्स पे किसी की नज़र नहीं थी। नजर नहीं थी, या बिल्कुल। रेलवे स्टॉक्स पे किसी की नज़र नहीं थी। डिफेंस में तो इंडिया हमेशा से कंट्रीब्यूट करता हुआ आया है कि भैया डिफेंस में बजट बढ़ाओ, बजट बढ़ाओ, बजट हम्म, बढ़ाओ। 1970 से लेकर आज तक हर साल अमूमन डिफेंस का बजट बढ़ा ही है। कोई एक आधा साल होगा जहाँ पर उन्होंने कम किया होगा, मे बी रिसेशन या किसी चीज़ की वजह से। बट ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, 5 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल। और बैंकिंग सेक्टर के जो अब फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, क्या समझते हो आप? फ्लैट बैंकिंग स्टॉक्स प्रॉफिटेबिलिटी, देखिए अभी क्या। स्टॉक्स की प्राइसिंग, रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, अर्निंग्स जो आ रही हैं हाँ, अप्रैल में आएंगी, तो अर्निंग्स बैंकिंग सेक्टर की फ्लैट जाने की उम्मीद है या ऊपर जाने की उम्मीद है? मेरे हिसाब से थोड़ा-सा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। जो मुझे लगता है, उसके 2 रीज़न समझते हैं। पहला रीज़न हो गया, अब आपने रेट कट दिया, तो बैंक ने इसको आगे पास ऑन करा। राइट। बैंक ने पास ऑन करा, पहले समझते हैं कि बैंक्स को जो इंटरेस्ट मिल रहा था, हम्म। अब वो कब मिलेगा ना, इस क्वार्टर में। जी जी। तो एक तो चलो हम मान के चलते हैं, हमने भी अपने पॉडकास्ट में कहा कहीं न कहीं ये फैक्टर इन था। तो एनालिस्ट लोगों ने, बैंक्स ने, सबने पहले से ही आइडिया लगा लिया कि अगर एसबीआई पिछले क्वार्टर में 10,000 करोड़ का एक एनआईआई नेट इंटरेस्ट कमा कर गया, तो अब की बार हो सकता है वो थोड़ा-सा कम हो जाए। क्योंकि भई बीपीएस में भी आ गया, आपने पास ऑन वगैरह करा है। बट दूसरे हाथ पे ये भी समझते हैं कि भई हो सकता है नए लोग लोन लेने आ जाएँ आपके पास। बट दूसरी तरफ एक अच्छी चीज़ क्या होगी, जो आप इंटरेस्ट दे रहे थे, सेविंग्स अकाउंट पे, एफडी अकाउंट पे, वो भी कम जाने वाला है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है, पूरे साल के जो अभी तक आप एनपीएस इकट्ठे कर रहे थे, आप हर क्वार्टर में तो डिस्क्लोज कर ही रहे थे, बट जिनका प्रोविजन बना रहे थे कि भाई हो सकता है ये अक्टूबर में दे दे, वेट कर रहे हो, पहली ईएमआई मिस हो गई, नवंबर में दे दे, दूसरी ईएमआई मिस हो गई, तीसरी ईएमआई दे दे दिसंबर में, वो भी मिस हो गई। अब आपने इसको साइड में रख दिया कि भैया ये पंगा कर रहा है, हो सकता है ये डिफॉल्ट करके ही जाएगा। वो पूरे साल के एनपीएस एंड में जाके रियलाइज हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो रियलाइज होंगे ही राइट होंगे, राइट। बट जिस पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अक्टूबर मिस करा, नवंबर मिस करा, दिसंबर में पैसा दे दिया, तो सामने वाला कह रहा है यार मेरी जॉब चली गई, मेरे पर नहीं है पैसा, तो आपने कहा चल ठीक है। फिर उसने जनवरी मिस करा, फरवरी मिस करा, फिर मार्च में देगा नहीं देगा, मान लेते हैं मार्च में वापस से दे दिया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू होती है।
तो वो फैक्टर्ड इन है ऑलरेडी के कमजोर रिजल्ट आने वाले हैं अप्रैल में फोर्थ क्वार्टर के, तो बैंकिंग स्टॉक्स में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो गए होंगे, तो इट्स टाइम टू गेट इन देन। नहीं, देखिए अभी भी थोड़ा सा फैक्टर इन हुआ है, थोड़ा फैक्टर इन नहीं हुआ। अगर आप अभी की बात करते हैं, अभी एसबीआई का रिजल्ट आया था फेब में, कुछ जो मुझे याद है वो 6 फरवरी के आसपास की बात है। 6 फरवरी की बात है। उस दिन एसबीआई का रिजल्ट आया था। रिजल्ट अच्छे आए, एनआईआई ऊपर गया, मार्जिन्स अच्छे आए, एनपीएस भी ड्रॉप हुए, बढ़िया रिजल्ट है। फिर भी वहां से एसबीआई 40 पॉइंट टूट चुका, जिस दिन रिजल्ट आया था सबसे लेकर अभी तक। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी टूटा, उसके बाद भी गिरा, उसके बाद भी गिरा, क्योंकि लोगों को आइडिया लग गया कि बैंक जब एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाता है, पिछले क्वार्टर में बैंक ने प्रोविजन बनाया, एग्जांपल लेते हैं 2000 करोड़ का, कि भाई हमारे हिसाब से 2000 करोड़ रुपए हमारे डूबेंगे, तो उसे प्रोविजन बोला जाता है। अब की बार बैंक ने बना दिया 2500 करोड़, 2700 करोड़, 3000 करोड़। तो लोग पहले ही समझ गए कि इनको पता है कि भैया अगला क्वार्टर मेरा थोड़ा सा डामाडोल आ सकता है, 19-20 हो सकता है। तो उस वजह से अभी मैं तो बोलूंगा बैंक्स के स्टॉक्स देखेंगे अगर आप, लास्ट 1-1.5 साल में बहुत भागे हैं। पीएसयू बैंक स्पेशली भागा, एसबीआई, कैनरा, पीएनबी। आप देखेंगे 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले पीएनबी कहीं 40 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, अभी 100-125 रुपए मार कर आया। ठीक है, तो ये स्टॉक्स, आईसीआई आप देखोगे ऑलरेडी एक रैली ले चुका, एक्सिस बैंक ने एक रैली ली, फिर वापस एक हल्का सा पुल बैक आया। ये स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके। नहीं, तो जैसे अब फोर्थ क्वार्टर में आप कह रहे हो कि उन्होंने प्रोविजंस ज़्यादा रखे हुए हैं, तो वो तो फिर बुराई खत्म होगी ना चौथे क्वार्टर में। तो अगले क्वार्टर में मार्केट तो फ्यूचर लुकिंग होती है ना, फॉरवर्ड लुकिंग है। मार्केट तो हाँ हाँ तो फर्स्ट क्वार्टर जो है अगले अप्रैल मई जून के रिजल्ट्स हैं, उसके एंटिसिपेशन में ये भागने नहीं लग जाएंगे? मार्केट वैसे भी करेक्शन होने वाली है, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत और नीचे अगर जानी है तो चल जाएगी। अगले 15-20 दिन महीने में बॉटम आउट हुई, वीक हैंड्स जो है ना वो बाहर आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली। मार्केट फिर रैली करती है उसके बाद जब वीक हैंड से स्टॉक्स निकल जाते हैं। तो व्हेन एवरीबॉडी इज पेसिमिस्टिक, तो तभी मार्केट जो है बाउंस बैक करती है। डेफिनेटली। तो फिर बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं आगे फॉरवर्ड उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी एक्सपेक्टेड है। तो नहीं, क्या बट यहाँ पर सेकंड चीज ये है ना कि मार्केट सेंटिमेंट्स पे भी रन करती है। हम्म, जिस दिन न्यूज फ्लैश होगी हम्म, कि भाई एसबीआई के रिजल्ट्स में इतना एनपीएस वापस आया, मान लीजिए पहले एनपीएस आ रहे थे, जस्ट एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, 0.7 के आसपास, ठीक है। 0.07 मान लेते हैं, चलो अब की बार हो गए 0.08 के आसपास। तो उस दिन जब सेंटिमेंट्स आएंगे तब वो वापस से थोड़ा सा करेक्ट होंगे। सॉरी, तो अब वो प्रोजेक्शन नहीं देते कि अगले क्वार्टर में हमारे एनपीएस क्या होने वाले हैं? नहीं, अगर अच्छा नहीं देते, अभी जो लास्ट क्वार्टर का आया था उस टाइम पे प्रोजेक्शंस नहीं आया कि हाँ। भाई हम लोग ये प्रोजेक्शंस वगैरह दे रहे हैं, हमारा राइट। ये आगे आके आएगा। हाँ। और आएगा भी तो रेट कट तो उसके बाद आया। मेन चीज ये है, जब एसबीआई के रिजल्ट्स आ गए, रेट कट उसके बाद आया, तब वहां से, और हो सकता है बीच में एक आधा रेट कट और आ जाए। ओके। मान लेते हैं फेड ने रेट कट कर दिया, आरबीआई कहता है कि चलो हम थोड़ा सा रेट कट और पास ऑन वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज यही आ रही है कि बैंकिंग स्टॉक्स का जो पी देखोगे, राइट, तो वो ऑलरेडी थोड़ा सा हाई साइड पर है। क्या बैंकिंग सेक्टर का पी इस टाइम लगभग? आई रियली डोंट हैव दैट आइडिया ओके। कि मतलब ओवरऑल सेक्टर की मैं बात करूं, स्टॉक्स वाइज इंडिविजुअली बात करूं, एसबीआई अपने पी, इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा नीचे पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, नीचे। ठीक है, पीएनबी नीचे ट्रेड कर रहा है, आईसीआई बैंक थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल सेक्टर टू सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी हो सकता है किसी का डेफर हो, कि बैंकिंग सेक्टर के सामने मेरे पास और बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके। कि मैं, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है या मेरे पास 50,000 रुपए है, तो मैं बैंकिंग सेक्टर में अपनी परसेंटेज 30%, 20% ना देकर 10% दूंगा, 15% दूंगा। ऐसा भी नहीं होगा कि मैं बिल्कुल पैसा ही नहीं डालूंगा, बट बाकी जो सेक्टर्स वगैरह हैं उनमें मैं थोड़ी सी वेटेज ज्यादा दूंगा कंपैरेटिव टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये मार्च और अप्रैल में जैसे आप सेंटीमेंट्स बता रहे हैं बैंकिंग सेक्टर की, क्यों मैं इसलिए बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, उनका पोर्टफोलियो में काफ़ी वेटेज होता है। तो अगर आज से 5-7% और ये करेक्ट कर गए बैंकिंग सेक्टर, तो प्रोबेबली अप्रैल में, मई में तो टाइम इसमें एंटर करने के लिए आ सकता है। डेफिनेटली आ सकता है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी एंटर नहीं करूंगा। राइट। मैं उस टाइम पे एंटर करूंगा जब क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आने रिजल्ट शुरू आ हो जाएंगे, जाएंगे। यस, यस, ठीक तब है। मुझे एक फेयर पिक्चर मिल जाएगी कि भाई क्वार्टर 4 तक क्या हुआ, पूरे साल की पिक्चर मिल जाएगी। प्लस सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि क्वार्टर 4 के बाद मोस्ट प्रोबेबली मार्च एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में बैंक्स क्या करती हैं, अपने एनपीएस सेल करती हैं।
दैट इज लीगलाइज्ड बाय आरबीआई। मान लेते हैं कि आपने पहले पूरे क्वार्टर में 1000 करोड़ के एनपीए करे, फिर आपने 800 करोड़ के करे, फिर 700 करोड़ के आसपास करे, तो अभी हो गया 2500 करोड़, और क्वार्टर 3 में मान लेते हैं 500 करोड़ हुआ, आपके एनपीएस ड्रॉप हुए। पूरे साल में आपने 3000 करोड़ के एनपीएस करे। अब आप ये रियलाइज कर चुके ये पैसा कभी नहीं आएगा, आपने पूरे हाथ पर मान लिए। तो एक एजेंसी है, आपने उसे बोला कि भाई ये मेरे 3000 करोड़ के हैं, ये डेटा है सारा, और आप बताओ कितने रुपए दोगे। एजेंसी ने कहा जी मैं आपको 1800 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक है, आपने कहा ठीक है, मेरा तो 3000 करोड़ जीरो ही थे जो मैं रियलाइज भी कर चुका बुक्स में, बट अब मेरे पास एडिशनल 1800 करोड़ रुपए के आसपास आ चुके हैं। आप सारा डेटा उसे दोगे, प्रॉपर टर्म शीट साइन होगी, एग्रीमेंट होगा जो कि लीगलाइज्ड है आरबीआई से। अब वो बंदा उससे पैसे निकलवाएगा, रिकवरी करेगा, एजेंट जिन्हें बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जब क्वार्टर 4 के बाद, तो अब आपके पास एडिशनल इनकम आ गई, वन टाइम इनकम है, तो वो क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा सा फेवरेबल नजर आता है बैंक्स वगैरह का। तो इन्होंने पूरे जो एनपीएस हैं वो पूरा ले लिया होता है, उसका जो एनपीएस है उनको काउंट पूरा कर लिया होता है, 3000 करोड़ जैसे आप बोल रहे थे, तो उसकी मार्केट वैल्यू 1800 करोड़ तो है अभी भी, उससे भी ज्यादा है, ज्यादा है। वो तो तो आपके ऊपर उन्होंने है, पूरे राइट ऑफ कर दिए होते हैं वो 3000 करना करोड़। ही पड़ेगा अच्छा, करना हर पड़ता है। क्वार्टर में, वो तो बैंक तो आरबीआई फिर का तो रूल है। एडिशनल प्रॉफिट हो गया, अगले जो भी एनपीए जितने में बेचेंगे, यस 1800 करोड़ 1700 करोड़ जितने में बिकेंगे, यस, तो वो उनके प्रॉफिट्स में ऐड हो जाएगा। वन टाइम, वन टाइम, यस। वन टाइम प्रॉफिट होगा ही होगा, हर बैंक करेगी, एंड दैट इज लीगलाइज्ड। पीएसयू बैंक सबसे पहले करते हैं, वो ठीक अपने है। एनपीएस वगैरह बाहर सेल कर देते हैं। यस बैंक करता है, एसबीआई करता है, कैनरा बैंक भी करता है, राइट, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह भी, सब लोग करते हैं, एचडीएफसी भी, कि भाई मैंने ट्राई कर लिया, ये मुझसे नहीं निकल रहा, आप बताओ इसका क्या दोगे। इसको ऐसे समझते हैं कि आपने कोई किताब पढ़ी, बुक्स वगैरह पढ़ी, आप 7th क्लास से 8th क्लास में आ गए, अब 7th ऑप्शन है, या तो आप किसी को ऐसे ही दे दोगे, कोई आपका जूनियर है, या आप उसे बोलोगे कि भाई जो आपका ऐसे स्क्रैप लेने आता है, कबाड़ी वाला आता है, कि भैया देख मेरे पास तो बेकार ही जा रही है, तो कबाड़ी वाला कहता है जी मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा। अब कहते तो ठीक है, 50 रुपए की मेरी वन टाइम एडिशनल इनकम हो गई। तो ये वो चीज़ है। तो उस टाइम पे क्या होता है, क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट्स आते हैं वो थोड़े से फेवरेबल नजर आते हैं। प्लस अब जो आरबीआई की मीटिंग होगी वो होगी अप्रैल में, फरवरी, अप्रैल, फिर उसके बाद जून, फिर उसके बाद अगस्त होगी, फिर उसके बाद अक्टूबर और दिसंबर, 6 मीटिंग्स होती हैं। तो अगर अप्रैल वाली मीटिंग में रेट कट भी आ जाता है तो वो सोने पे सुहागा हो गया, राइट राइट। तो मेरे पास एक बफर हो गया। सेकंड चीज इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आप देखोगे रियल्टी सेक्टर के कंपैरिजन में, या आईटी सेक्टर के कंपैरिजन में देख लेते हैं, या चलिए और कोई अच्छा सेक्टर उठा लेते हैं हम लोग, जैसे मेटल सेक्टर हम लोग पिक कर लेते हैं, तो आप देखो कि बैंकिंग सेक्टर उतना नहीं गिरा, उतना नहीं गिरा जितने बाकी सेक्टर गिरे। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँ तो मेरे पास बाकी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होगा, सब सारे सेक्टर ये बुल मोड में आएंगे, तो ये मुझे ज्यादा आरओआई प्रोड्यूस करके देगा। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर ज्यादा स्ट्रांग है कंपैरेटिव टू अदर सेक्टर्स। क्योंकि जो मार्केट गिरते वक्त जो सेक्टर कम गिरता है, तो वो मार्केट ऊपर जाते वक्त वो तेज भागेगा बाकियों से। एग्जैक्टली, तो क्योंकि उसमें वेटेज है, स्ट्रेंथ है उसमें, क्योंकि वो गिरा कम है। जो राइट, ज्यादा गिरा है तो वो जरूरी नहीं कि वो स्लो चलेगा, स्लो, पर बाद में चलेगा। बाद में, पर दूसरी चीज है वो मुझे हायर वैल्यूएशंस पे मिल रहा है यस यस। कंपैरेटिव टू, मैं बाकियों की बात करूं कि भाई अगर एक बंदा है जिसके मार्क्स ही ऑलरेडी 10 में से 9 आए हैं, अब ये ज्यादा से ज्यादा 9.5 ले आएगा, Yes. 10 ले आएगा, बट जो बंदा अगर 10 पिछली बार उसके मार्क्स ही 3 आए थे, अब की बार अगर उसके मार्क्स 6 आएंगे, तो अब परसेंटेज वाइज, ग्रोथ वाइज बोलोगे कि यार इसके 3 से 6 आए हैं, इसकी 100% ग्रोथ है। तो वो वही चीज है, ऐसा नहीं है कि आपको सारे उन स्टॉक्स या सारे उन सेक्टर पे बेट करना है जो गिर चुके, राइट। जैसा हमने डिस्कस करा, जो बिल्कुल, चला ही नहीं वो गिर रहा है, उसमें तो कुछ दम ही नहीं है। एग्जैक्टली। 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, चौथे दिन वापस से नीचे आ जाएगा। ऑर्डर बुक आप देख सकते हो, प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो, क्वार्टर रिजल्ट्स आप देख सकते हो, सेक्टर देख सकते हो, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आ रही है। हर क्वार्टर रिजल्ट्स पे मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री देता है कि भाई हमारा आउटलुक क्या आ रहा है, अगले सेक्टर में, अगले ग्रोथ वगैरह में गाइडेंस वगैरह देता है, नेक्स्ट ईयर तक की गाइडेंस वगैरह देता है। तो आपको उससे एक आइडिया लग जाता है कि भाई मैनेजमेंट अपने प्रोडक्ट्स को लेके कितना पॉजिटिव है या कितना खुद ही फियरफुल है। तो ऑटो सेक्टर में क्या सिचुएशन है? ऑटो सेक्टर का मार्केट से ज्यादा गिरे हैं ऑटो स्टॉक्स, या कि मार्केट के बराबर ही गिरे? देखिए ऑटो स्टॉक्स की बात करूं, अशोक लीलैंड के बम्पर रिजल्ट्स आए, उतना फॉल नहीं आया उस वजह से। मारुति अभी अभी अपना ऑल टाइम हाई लगा कर आया, पहला मारुति का हाई था 13,600,
अभी जो लगा 13,400 लगा, तो नियर बाय ऑल टाइम हाई लगा। उसके बाद वो 500-700 पॉइंट का फॉल आया। तो ऑटो में क्या होता है कि फरवरी के आसपास नया मॉडल रिलीज होता है। जनवरी और फरवरी में नया मॉडल रिलीज होता है। अब होता क्या है कि मॉडल का मतलब क्या है कि 2025 का मॉडल आएगा, जो भी उसमें छुट-पुट चेंज कर देंगे, लाइट लगा देंगे, 1-2 नए कलर लगा देंगे और मान लेते हैं कुछ भी सीट कवर या थोड़े-से ईयर तो नया ईयर आ जाता है ईयर आ नया। गया हाँ जी, नया, हाँ जी। तो अब उसपे आपको डेप्रिसिएशन कम मिलता है, जब हाँ, आप रीसेल वगैरह करने जाते हैं। तो जो 2024 की इन्वेंट्री है, अब आप उस पे डिस्काउंट ऑफर करोगे। राइट। अब जब आप उस पे डिस्काउंट ऑफर करोगे, तो आपके कस्टमर हुँ, बढ़ जाते हैं हुँ, कि यार 2025 का मॉडल मिल रहा है 6 लाख रुपए ओके, में, 2024 का मॉडल मिल रहा है 5,80,000 5,70,000 रुपए में। ठीक है। तो कहता है यार मैं 30,000 क्यों ना बचाऊं अपने, जब मुझे चलानी गाड़ी 5 साल 7 साल के हुँ, आसपास है, तो मैं थोड़ा सा वो चलाता हूँ। तो नए मॉडल्स आते हैं, उनसे तो वेट बढ़ता ही बढ़ता है। प्लस हर ऑटो वाले ने अपने थोड़ा सा 2 से 3% चार्जेस बढ़ा दिए। टाटा मोटर्स ने बढ़ाए, फिर उसके बाद मारुति ने अपने चार्जेस बढ़ाए, ह्युंडई ने बढ़ाए, होंडा ने बढ़ाए। तो पुरानी इन्वेंट्री भी थोड़े से एक्स्ट्रा पे जा रही है। इनफैक्ट अगर आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो तो भी एक्स्ट्रा पे जा रही है। नए मॉडल्स जो आ रहे हैं, प्लस स्पेशली जो ईवीज में उतर रहे हैं, तो उन पे आउटलुक पॉजिटिव है। तो कौन-सा स्टॉक आप रिकमेंड करते हैं कि ऑटो सेक्टर आने वाले टाइम में मार्केट को बीट कर सकता है? देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा है जो थोड़ा सा गिरा है, नए मॉडल्स लेकर आ रहा है। हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक रैली अच्छी आई थी, तो थोड़ा सा एक फॉल आना वाजिब भी था। मारुति धीरे-धीरे ईवी में आना ट्राई कर रहा है कि भैया मैं ईवी में आ जाता हूँ, पूरा धीरे-धीरे इस तरीके से आ जाता हूँ। बजाज ऑटो आप देख सकते हो, हीरो मोटोकॉर्प आप देख सकते हो। आपको पता है ये 2 हीरो मोटोकॉर्प की बात करें और बजाज की बात करें, तो अब तो ये 2 ईवी में भी आ गए, टू व्हीलर्स ईवी वगैरह में भी आ गए। तो दोनों ने मार्केट इतना कैप्चर कर रखा है, मार्केट शेयर की मैं बात करूँ अगर कैप्चर कर रखा है। फिर एक स्टॉक है ग्रीव्स कॉटन, वो भी ईवी में है, 3rd या 4th नंबर पर आता है, राइट? ओला के कंपैरिजन में माल कम बिकता है, पर कंप्लेंट्स भी नहीं आती। उनके पास लैग पड़ा नहीं रहता। जहाँ पर हम लोग ट्विटर या सोशल मीडिया पे देखते हैं कि भाई ओला की इतनी कंप्लेंट्स वगैरह आ रही हैं। माल ज़्यादा बिकेगा तो कंप्लेंट भी ज़्यादा आएँगी, वाजिब-सी बात है, राइट? लैग इतना पड़ा रहता है, फिर गवर्नमेंट से भी उनको नोटिस वगैरह चला गया। तो ग्रीव्स कॉटन एक अच्छा स्टॉक है और अशोक लीलैंड की जैसे हम लोगों ने बात करी, ट्रक्स वगैरह अच्छे लेकर आ रहे हैं। आइशर मोटर्स एक अच्छा स्टॉक्स है। सो दीज़ आर द गुड फंडामेंटल स्टॉक्स इन तो ऑटोज़। अगर आरबीआई ने कुछ रिजल्ट्स आई मीन इंटरेस्ट रेट्स डाउन किए, तो उनसे भी ऑटो सेक्टर को एडवांटेज काफ़ी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जो हुँ, किसी ने अगर गाड़ी की ईएमआई ली हुई है, यस। उसकी ईएमआई कम होगी। जो हुँ, लेने जा रहा था, उसकी उसकी ईएमआई कम ईएमआई कम होगी। होगी, सबसे यस। अच्छी बात ये है, हुँ, रियल्टी सेक्टर, जितने भी हेवी डेट वाले कंपनीज़ हैं या जहाँ पे लोन चलता रहता है, वो आरबीआई के रेट कट से ऊपर जाएगा। रियल्टी सेक्टर पहला हो गया, मेटल सेक्टर दूसरा हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया तीसरा, ऑटो सेक्टर चौथा हो गया। आईटी स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके पास लोन डेट नहीं है। तो आईटी स्टॉक्स को आरबीआई रेट कट का इतना कोई इम्पैक्ट एडवांटेज नहीं नहीं है। मिलने वाला। वो पॉजिटिव कैश फ्लो उनका बहुत आईटी ऑलरेडी इतना सेक्टर में होता है, वो ऑलरेडी इतना कहते है। हैं यार हर हुँ, दूसरे दिन कैश फ्लोज पड़ रिजर्व भरे पड़े रहते हैं। बल्कि उनको डिप्लॉय करने पड़ते हैं अपने कैश कहीं न कहीं, तो अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो उनको कम इनकम होगी। एग्जैक्टली आप दूसरी चीज देखो, टीसीएस है, हर क्वार्टर में डिविडेंड क्यों दे रहा है? हुँ, हुँ, हुँ। भरा पड़ा रिजर्व उसके पास, भरा पड़ा है। बायबैक कर देते हैं कि भैया हमारे पास 70,000 करोड़ का रिजर्व है, मैं क्या करूं इसका, मेरे पास नहीं है कोई प्रोजेक्ट वगैरह, सारा काम वर्क फ्रॉम होम वगैरह चल रहा है ऑलरेडी। तो कहते हैं कि चले बायबैक कर लेते हैं। जहां पर टीसीएस पहले चल रहा था 3600 रुपए के आसपास, जो उसका लास्ट बायबैक था, 4400 पे उसने बाय करा बायबैक। तो वो कह रहा है भैया कि मुझे पता है 4400 आएगा, और टीसीएस उसके बाद 4400 मार कर गया। तो टीसीएस के एनालिस्ट ने ऑलरेडी इन हाउस ने इतनी ऑलरेडी अपनी एक वैल्यू लगा रखी थी ना, मार्केट वहां तक मार कर आया। टेक महिंद्रा आप देख सकते हो, विप्रो अभी अपने नियर टू ऑल टाइम हाई से वापस होकर आया है 320 के लेवल से। विप्रो रिजल्ट्स अच्छे आए इन सब के। तो ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में के बारे में आप क्या क्या ओपिनियन है? देखिए फार्मा पे अभी क्या हुआ, ट्रंप ने जैसे ही 25% के आसपास 25% के आसपास टैक्सेशन वगैरह कर दिए, टैरिफ्स कर दिए, तो भैया दवाइयाँ महंगी हो गई और वो तो एसेंशियल्स वगैरह में आती हैं, तो फार्मा सेक्टर टम्बल डाउन कर गया। अच्छा, अभी और नीचे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि आगे आने अब जब टैरिफ्स बढ़ गए तो एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम आएगी। एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम आएगी तो पहले मैं करता था 100 करोड़ के एक्सपोर्ट्स, अब मैं करूंगा 90-95 के एक्सपोर्ट्स। तो आगे आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स पे एक हल्का सा डेंट पड़ गया। तो जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो तो कम नहीं हुई है। वो तो क्योंकि कम होगी नहीं, क्योंकि यार हम लोग फार्मास्यूटिकल की मैं देखता हूँ कि मेरे वक़्त जब था तो एक शहर में 1-2 दुकानें केमिस्ट की होती थी। अब हर मोहल्ले में केमिस्ट की दुकान है और उनके 1500, 2000, 2500 की दवाइयाँ खरीद रहे हैं।
तो होगी ही नहीं, क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसा है। हम्म, जिम जाते नहीं लोग, हेल्थ पे फोकस नहीं करते, हम्म, लेट नाइट जगे हुए हैं, वो पूरे दिन इंस्टाग्राम पे रील स्वाइप कर रहे हैं, आंखें फोड़ रहे हैं अपनी, नॉलेजेबल कंटेंट नहीं ले रहे, फालतू की रील जैसे कह रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ हो गया, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, एंटरटेनमेंट इज जी, ऑल्सो जंक फूड। हम्म, पहले अगर आप जाओगे, मैं खुद ही अपनी भी बात करता हूँ, आप तो डेफिनेटली मुझसे काफ़ी एजेड है और एक्सपीरियंस भी है, राइट, आपने दोनों जनरेशन देखी है, बट मैं अगर अपनी बात करूँ, 10 साल पहले कोई स्विगी नहीं था, यस, कोई जोमेटो नहीं था, यार आलस आ रहा है, खाने का हम्म, मन नहीं कर रहा, मोबाइल उठाया, टुक 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 टुक, चल भाई एक काम कर, राजमा चावल भेज दे, घर पे भी वही बनता, बट टाइम लेकर बनता, बाहर भी अब वही है। फिर उसके बाद हम लोग शार्क टैंक पे देखते रहते हैं, यार इसका प्रोडक्ट अच्छा है, चल एक ट्राई यस, करते हैं, इसका प्रोडक्ट हो गया, इसकी आइसक्रीम कैसी आ रही है, चाहे मन नहीं है खाने का, ऑप्शंस बहुत हो गए ना, ऑप्शंस, और आई शुड से फीजिबल कन्वीनियंस, कन्वीनियंस, यस, एग्जैक्टली, कन्वीनियंस इज द की, फीजिबिलिटी, 10 मिनट में जेप्टो से घर पे सामान और फिर वगैरह आ जाता है, अफोर्डेबिलिटी भी है, डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर कर रहे हैं। आप सोचते हैं यार किराने की दुकान से वही चीज़ लेकर आऊँगा 100 रुपए की, ज़ेप्टो कैश बर्न इतना कर रहा है, लास्ट ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में ज़ेप्टो ने 1200 करोड़ का लॉस पोस्ट करा, अच्छा, डिस्काउंट्स ऑफर कर करके। जो हम्म, चीज़ किराने की दुकान 100 रुपए की बेच रही है, ज़ेप्टो क्या कह रहा है, मेरे से 80 रुपए का ले ले, बट मेरा कस्टमर बन जा। तो वो बर्न करने में, स्टार्टिंग में हर कोई राइट, राइट, स्टार्टअप्स वगैरह आते हैं, बिलीव में बर्न वगैरह भी बिलीव करते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर इम्पैक्ट कर रही है, इसलिए फार्मा सेक्टर डोमेस्टिक सेल्स की बात करो, ऊपर जाएगा ही जाएगा, हम्म, लोग हेल्थ पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो, बट आगे आने वाले एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट्स में ओरिएंटेड में जो जिनका ज़्यादा एक्सपोर्ट है उनमें थोड़ा सा डेंट आ थोड़ा सा सकता है, प्रॉब्लम आएगा। राइट, बट इन द लॉन्ग रन मैं पर्सनली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में दुनिया में सबसे सस्ती दवाइयाँ इंडिया में हैं, और इन्होंने 10-20% भी अगर इंक्रीज़ किए प्राइसेस तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले वक्त में बहुत होंगी, और कोई रिसर्च भी हो सकती है, पहले भी बढ़ा है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकती हैं, बिल्कुल, पहले या भी अगर आप देखोगे, फार्मास्यूटिकल्स में जो दवाई पहले 5 रुपए की आती थी, अभी वो धीरे-धीरे 7, साढ़े 7, 8 रुपए की धीरे-धीरे करी है। आप कंज्यूमर्स की वजह से एकदम से नहीं कर सकते, 50 पैसे बढ़ा दी, 1 रुपए बढ़ा दी, बट वो तो देखिए बेसिक इन्फ्लेशन का पार्ट है। वो तो कोई भी चीज़ हो, बिल्कुल, बिल्कुल, खाने की हो, पीने की हो, सोने की हो, ओढ़ने की हो, वो हुँ, तो धीरे-धीरे प्राइस ऊपर जाएगा ही हुँ, जाएगा। हुँ। तो आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताएँ कि कैसी परफॉर्मेंस रिसेंटली, सबका नुकसान हुआ है, राइट, पर मेरा अभी जो डाउन है एज़ हुँ, ऑफ नाउ, वो कुछ 27% के 26% के आसपास डाउन है। 26-27% के आसपास ऑल टाइम हाई से डाउन है। क्योंकि रीज़न ये है कि मेरे पास डेटा सेंटर के स्टॉक्स अच्छे खासे थे, वाटर क्लीनिंग के स्टॉक्स वगैरह अच्छे खासे थे, राइट? आईटी स्टॉक्स थोड़े बहुत थे, बैंकिंग जैसा मैंने बोला मैं उतना नहीं रखता हूँ, तो मेरे पोर्टफोलियो में उतना थे भी नहीं। हाँ, बैंकिंग के एसबीआई मेरे पास है, आईसीआई मेरे पास है, बिकॉज़ दे आर द लीडर्स वगैरह, राइट? इस वजह से पोर्टफोलियो मिड कैप, स्मॉल कैप पे थोड़ी-सी वेटेज ज़्यादा थी, जिस वजह से मिड कैप, स्मॉल कैप आप देखोगे 15, 17, 20% के आसपास गिरा, तो वही पोर्टफोलियो से अलाइन था, वो थोड़ा-सा टम्बल डाउन कर गया। बट मुझे पता है कि जितने स्टॉक्स पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं, वो आज नहीं तो कल मुझे ऊपर लेके जाएँगे पोर्टफोलियो को, तो मैंने एक भी स्टॉक उसमें नहीं बेचा। तो कोई हेजिंग करते हैं आप? नहीं, मैं यूजुअली हेजिंग में बिलीव नहीं रखता। मैं डायरेक्ट ही खेलता हूँ कि अगर मुझे स्विंग ट्रेड खेलना है, तो मैं स्विंग खेलूँगा, जहाँ मेरा स्टॉप लॉस लगा मैं निकल भी जाऊँगा। मुझे अगर लेनी ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास ऐसे-ऐसे स्टॉक्स हैं जो 800-800% गेन से, अडानी ग्रीन मेरे पास ₹95 से पड़ा हुआ है, 1000% गेन्स में है। तो या तो मैं खेलूँगा, माइंडसेट जो मेरा है, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म, 2 साल, 5 साल, 10 साल वाला। अगर शॉर्ट टर्म है, तो मैं स्विंग ट्रेड खेलूँगा और जहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा या टारगेट लगेगा, एग्ज़िट कर दूँगा। तो अभी आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे हैं? नहीं। नहीं, फर्दर कोई बाय नहीं। नहीं, फर्दर बाइंग नहीं कर रहा हूँ, मतलब आई शुड से कि मार्केट में मुझे अपॉर्च्युनिटी जहाँ पर लग रही है, जैसे मैंने भी आपको डेटा सेंटर के स्टॉक्स के बारे में बताया, तो मेरे पास पहले आई शुड से काइनेस था। काइनेस मुझे अब और अच्छी वैल्यूएशंस वगैरह पे मिल रहा है, और नॉट वैल्यूएशंस, आई शुड से प्राइस पे मिल रहा है, राइट? तो मैंने उसको थोड़ा-सा फर्दर ऐड किया और या इट्स टाइम टू गेट इन। तो अगर आपने कह रहे हो कि फ्यूचर आपको लग रहा है कि इन स्टॉक्स का है, तो अभी तो काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, 27% आपके परचेज़ प्राइस से नीचे हैं, तो उस हिसाब से इट्स टाइम टू गेट इन नाउ। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो नया इन्वेस्टर है, अभी उसके पास कोई भी कुछ भी नहीं है, उसने स्टार्ट करना है, आज उसने पोर्टफोलियो अपना बनाना है, उसके लिए क्या एडवाइस करोगे आप कि किस तरह से उसे सेक्टर वाइज़ डिवाइड करना चाहिए? ₹100 है उसके पास, तो कहाँ-कहाँ, कौन से सेक्टर में कितने, अभी ज़ीरो से शुरू करना हो? स्टार्ट विद ब्लू चिप्स। क्योंकि आप अगर पहली बार मार्केट में आ रहे हो और आपने अगर ये फॉल देख लिया, तो आप दूसरे दिन ही बोलोगे कि भैया मार्केट तो जुआ है। कि आपका मार्केट से ही भरोसा उठ जाएगा
कि यार मैं तो लोग जो बोलते थे मैं मार्केट तो जुआ है, गिर रहा है और ये वो वगैरह वगैरह। क्योंकि पहली चीज़ आपने पहले की तो जर्नी देखी ही नहीं। निफ्टी ने लास्ट 2 साल में भी बात करें, 1 साल की बात करते हैं, जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे जून में, तब निफ्टी ने 21,500 के आसपास का लो लगाया था और वहाँ से लेके 26,000 गई। तो ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट्स के आसपास आए। तो 5,000 पॉइंट 21,000 पे मुझे 20% के आसपास ईज़िली रिटर्न्स वगैरह मिले। तो भाई जब 20% भागा है तो 10-15% नीचे भी आएगा और इनफैक्ट हो ये भी हो सकता है इनफैक्ट उससे भी नीचे चला जाए। अभी भी इलेक्शन का निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्शन वाला लो अभी भी नहीं टूटा है। वो था अच्छा 21,500-600 के आसपास। अच्छा, जो इलेक्शन में डाउन एक दिन आया था वो एग्ज़ैक्टली 21,500 लग गया था। यस, वो अच्छा, 21,500 लगा था। फिर जब आया कि भाई बीजेपी डाँट-काट कर अगले ही दिन फिर वापस चला गया था। 24-25। अच्छा, नहीं, फिर उसके बाद अगले दिन कुछ आई वुड से 500-400 पॉइंट ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, फिर हाँ, जब आया कि भैया हाँ जी, मोदी जी वापस आ रहे हैं, नॉन स्टॉप रैली आ गई, राइट? अभी भी निफ्टी की मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी की भी बात करूँ, वो नहीं टूटा है। तो ये दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अच्छा, अगर आप पहली बार मार्केट में आ रहे हो, यू शुड ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ स्टार्ट विद ब्लू चिप्स। ओके, आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो। आपको म्यूचुअल फंड लग रहा है कि स्लो है, नहीं समझ आते, पैसा किसी और के पास जा रहा है, क्या होगा ये वो, नहीं समझ आता। चलो कोई नहीं, आप कुछ मत करो। आप निफ्टी के स्टॉक से स्टार्ट कर लो। हुँ, रिलायंस, एसबीआई, फिर उसके बाद मारुति आप देख सकते हो, एलटी आप देख सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, आईटीसी, ये सब निफ्टी के धुरंधर हैं। जी, सालों से निफ्टी में पड़े हुए हैं। बिल्कुल। आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। डीमार्ट देख सकते हो। कितना परसेंट आप सोचते हो कि ये लार्ज कैप ब्लू चिप्स में? क्योंकि आपने स्पेशली बोला कि भाई जो बंदा पहली बार आ रहा है ये और पोर्टफोलियो ज़ीरो है, तो एटलीस्ट 80% तो उसका इसमें जाना चाहिए। 80% ब्लू चिप्स में, क्यों? लार्ज कैप में। क्योंकि वोलेटिलिटी नहीं होगी हुँ, हुँ। उस कंपैरिजन में। तो उसको धीरे-धीरे सीखने को मिलेगा कि बाकी जो 20% वो मिड कैप या स्मॉल कैप्स वगैरह में डालेगा, तब उसे वोलेटिलिटी का आइडिया होगा। फिर जब वो 2-3 बार इस टाइप का फेस देख लेगा, फिर वो धीरे-धीरे 70-30 पर आएगा, 40-60 पर आएगा, 50-50 पर आएगा। फिर मे बी एक टाइम आएगा वो बोलेगा मैं 40% लार्ज चिप्स में डालता हूँ, ब्लू चिप्स में डालता हूँ और 30-30% मिड कैप, स्मॉल कैप में डालता हूँ। तब वो वोलेटिलिटी जब आप 4 बार, 5 बार देख लेते हो, तब आप हैंडल करना सीख जाते हो। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन हैं, वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन। जब उन्होंने पहली बॉल खेली, मुँह पर आकर लगी उनके, पहले मैच में 0 पर आउट। सचिन तेंदुलकर पहले मैच में 0 पे आउट, धोनी पहले मैच में 0 पर आउट। बट जब उन्होंने 20 बॉल फेस कर ली, तब उन्हें पता चल गया कि बॉलर किस पेस पे डाल रहा है, इन स्विंग ज़्यादा हो रही है, आउट स्विंग ज़्यादा हो रही है, फील्ड प्लेसमेंट कहाँ है, ड्यू कितनी है, रन मुझे किस बॉलर पे ज़्यादा रन मारने हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, रोहित शर्मा जी आउट हो गए, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद विराट और बैट्समैन बैटिंग करते रहे। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर भी आ गए, राइट? तो अब विराट ने ये नहीं करा कि आते ही चलो एक काम करता हूँ, चौके-छक्के मारना शुरू कर देता हूँ। 70% रन्स विराट की सेंचुरी में जो आए, वो सिंगल डबल से आए। उसको माइंडसेट था कि भई मुझे पता है कि अगर यहाँ पर मैंने बॉल उठाई और गलती से भी चौके के लिए, छक्के के लिए मैंने बॉल उठाई और मैं आउट हो गया, तो दैट विल बी अ ब्लंडर। ही हैज़ दोज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वो चुपचाप 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 लेता रहा। जहाँ पर उसको लगता है कि भई मुझे चौका-छक्का मारना है, थोड़ा-सा स्पीड बढ़ानी है, सामने वाले पर प्रेशर लेकर आना है, चल एक काम करता हूँ चौका मारता हूँ। बट वो कब? जब वो ऑलरेडी इतने मैचेस खेल चुका। वो तो चलो प्लेयर है, हम जो नए बंदे की बात कर रहे हैं, जो नया स्टार्ट कर रहा है, तो आप 80 ₹100 में से ₹80 आप सोचते हो कि उसे ब्लू चिप पे लगाएँ, बाकी 20? बाकी 20 मिड कैप्स में डाल सकते हो। हुँ, हुँ। मिड कैप्स में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो। मिड कैप इंडेक्स जो निफ्टी का खुद का बनाया हुआ है, हुँ, हुँ। वो स्टॉक्स देख सकते हो क्योंकि भाई जब निफ्टी ने इसमें स्टॉक्स डाले हैं, एनएससी ने डाले हैं, तो कुछ सोचकर ही डाले होंगे। उन्होंने अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस करी होगी, तभी तो इंडेक्स के अंदर कुछ हुँ, आया है। हुँ, हुँ। ये तो नहीं है निफ्टी सुबह उठ के कहेगी ये अच्छा लग रहा है डाल दो। वो तो प्रॉपर रिसर्च करके जाएगी राइट, भाई, उसके बिल्कुल, पास तो बिल्कुल। पूरे देश की ज़िम्मेदारी है। हुँ, हुँ। तो वो स्टॉक्स देख सकते हो, जो ऑलरेडी इंडेक्स वगैरह में है। तो आप चाहते हो कि ₹100 है अगर उसके पास, तो 80 उधर, 20 उधर, 100 का 100 खत्म कर दे, ड्राई पाउडर कुछ भी ना रखे? नहीं, वो तो देखो आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड हुँ, करेगा। अगर आपके पास पता है कि अगले महीने भी इनकम आएगी अच्छा, अच्छा। या सेविंग्स होंगी, हाँ, हाँ, तो आपको पता है अगले महीने हमारे पास इनकम आएगा, तब मैं दोबारा डाल दूँगा। ओके, बट आप अगर डाल ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहे हो, तो आप पूरा 100 का 100 नहीं डालोगे। यस, ठीक है। तो आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में अभी और नीचे जा सकती है, राइट, थोड़ा-सा आपने ऐसा वोलेटिलिटी कहा। बनी रहेगी।
तो इसलिए अगर किसी ने 100 रुपए लगाने हैं तो 20-30 रुपए कैश भी रख ले कि रखना ही नीचे भी पड़ेगा। चांसेस मिल सकते हैं जो देखिए अगर कोई बोलता है कि भाई मार्केट बॉटम आउट हो चुका है, हम्म, वो दो ही लोग हैं, या तो एक वो भगवान है हम्म, या वो झूठा है। सही बात है। कोई मतलब कोई मेरे पास 8 साल हो गए सेबी लाइसेंस को, हो सकता है मैं अगर 100 बार बोलूंगा तो 1-2 बार ठीक हो जाएगा कि भाई मार्केट यहाँ बॉटम आउट हो चुका है या टॉप आउट हो चुका है, बट मैं 92 टाइम्स फेल भी हुआ हूँ, राइट। सेम चीज है अगर कोई बोल रहा है ना कि मार्केट बॉटम आउट हो चुका है, नोबडी नोस, नोबडी मींस। मैं कहता हूँ निफ्टी में हाईएस्ट वेटेज रिलायंस की, टीसीएस की है। दोनों को बिठा के पूछते हैं कि भैया मार्केट बॉटम आउट हो चुका है, उनको अपने स्टॉक्स का नहीं पता कि भैया कल एनएससी कोई बम फोड़ दे। अभी आजकल आरबीआई क्या कर रहा है, बैंक्स पे पेनल्टीज भर भर के लगा रहा है। खुद एक्सेस वाले को नहीं पता कि भैया कल किस चीज की पेनल्टी आ जाएगी। इंडसइंड बैंक, कोटक को नहीं पता कि हमारे क्रेडिट कार्ड्स अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। नोबडी नोज, राइट। तो मार्केट में किसी को नहीं पता बॉटम कब बनेगा, 21 पे बनेगा, 20 पे बनेगा, हो सकता है वापस से कोविड का लो टच हो जाए, इकोनॉमी रिसेशन में अगर चली गई। नोबडी नोज। तो नेवर एंड नेवर डिप्लॉय ऑल द मनी व्हाटएवर यू हैव। यू कैन टाइम द मार्केट, एग्जैक्टली। कभी भी नहीं। तो कंसिस्टेंटली जैसे सिप होती है लोगों की भी, चलो कंसिस्टेंटली एवरी मंथ जाता रहे तो एवरेज बनती रहती है। राइट। तो कई लोगों ने, मैंने देखा कि जो एसआईपी है वो बंद कर दी है मार्केट नीचे आते वक्त, जबकि उनको आप बताइए कि अब टाइम है एसआईपी बढ़ाने का, ना कि बढ़ाने का। कम करने का। मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो अगर मैं पहले 100 रुपए लगा रहा था, एसआईपी की बात करता जी। हूँ, तो मैंने उसको 40% से बढ़ाया है, अच्छा। 140 के आसपास कर दिया, क्योंकि मुझे एवरेजिंग ऑफ यूनिट्स मिल रहा है। जी। पहले अगर मैं 100 रुपए में, एग्जांपल लेते हैं 10 रुपए का यूनिट था, तो मैं पहले 100 रुपए में 10 यूनिट खरीद पा रहा था। फिर वो यूनिट अगर 12 का हो गया, मार्केट ऊपर गया, तो मैं 8 यूनिट खरीद पा रहा था। बट अगर अब मार्केट नीचे आई है, अब वो यूनिट है 7 रुपए पे, जस्ट एन एग्जांपल, तो मुझे 13 यूनिट 14 यूनिट के आसपास मिल रहे हैं। तो ये एवरेजिंग ऑफ यूनिट हो गई ना इनडायरेक्टली। और एवरेजिंग यूनिट में अगर मैं डायरेक्ट खरीदता तो मेरे पास कम यूनिट आते, बट इसकी वजह से ज्यादा आए हैं। बट मैं उनमें कर रहा हूं जो इंडेक्स बेस्ड है, क्योंकि मुझे पता है निफ्टी कभी बंद नहीं होने वाली, कोई भी सेक्टर नहीं, जीरो रिसेशन होने वाली है। जीरो तो मैं कह रहा हूँ बंद तो बहुत स्टॉक दूर तो है। इंडिविजुअल स्टॉक जीरो हो सकता है, लेकिन निफ्टी तो कभी भी जीरो नहीं होने एग्जैक्टली वाली। देखिए आपके पास 50 स्टॉक है, हम्म, अगर ये बोलता हूँ कि अगर एक स्टॉक भी नहीं चला, बेकार रह गया फंडामेंटली, जैसे यस बैंक था पहले, फिर पहले आरकॉम वगैरह था, बेकार स्टॉक्स निकले, जेपी था, इतने स्टॉक्स निफ्टी से निकलते गए, तो 49 तो खड़े हुए प्लेयर हैं आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बोलता हूँ भाई टीम में 11 प्लेयर खेल रहे हैं, एक प्लेयर जीरो पे आउट हुआ, दूसरा प्लेयर जीरो, 9 बाकी प्लेयर रन बना आपके लेंगे। साथ फिर भी खेल रहे हैं, तो वही चीज़ है। ये चीज़ मैंने इंडेक्स बेस्ड फंड्स में करी है, क्योंकि मुझे पता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये 5 इंडेक्स कभी बंद नहीं होने वाले। जो बुरा परफॉर्म करेगा बाहर निकाल देंगे, तो मेरा फंड मैनेजर भी उसको बाहर निकालेगा। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मिड कैप वाले कहेंगे, एनएससी वाले भैया हम इसको डाल रहे हैं, तो फंड मैनेजर उसको ही रेप्लिकेट करके उसी वेटेज से उसको डाल देगा। तो ये तो नेवर एंडिंग है, ये तो चलता ही रहेगा, तो एटलीस्ट ये मेरा लॉस में नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अविबर की इस बात पे बहुत ध्यान से सोचिएगा कि जो इन्वेस्टर्स हमेशा ये गलती करते हैं कि ऊपर बहुत पीक चली जाती है तो पैसा इधर उधर से उधार लेके लगा देते हैं, और जब मार्केट नीचे चली जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता करके उससे बेचना शुरू कर देते हैं। ये आम इन्वेस्टर्स गलती करते हैं, तो इनकी बात पे ध्यान दीजिए। एक्सपीरियंस्ड सेबी के रजिस्टर्ड हैं, तो आप अभी जो सिप है या आपने कोई स्टॉक्स में लगाना है तो अभी टाइम है, लगाना शुरू कर दीजिए। तो इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। लोगों ने जो चीज़ 2600 में ली निफ्टी, आपको 2100 2200 में मिल रही है, 22,000 में मिल रही है, तो उसको आप मौका मिस ना करें। तो सिप को किसी भी तरीके से कम या बंद ना करें। तो और क्या एडवाइस देने चाहेंगे आप? जैसे अभी आपने बात बोली, मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ। तो लास्ट जून के आसपास की बात है, जब निफ्टी में ऑलमोस्ट लोअर सर्किट लग गया इस न्यूज़ के बाद, दोस्त का फ़ोन आया, भाई क्या बाय वगैरह करूँ? तो मैंने उसे बोला निफ्टी उठा ले, जो नीचे जाएगा उसे हटा देंगे, इंडेक्स वाले अपने आप। नहीं यार निफ्टी तो बहुत स्लो चलती है। कहा ओके, तो मैंने उसे 1-2 स्टॉक्स वगैरह बताए, उसने थोड़े से पैसे उसमें डाले। उसके पास अच्छा कैश था, जो उसने मुझे अमाउंट बताया, बट उसने उतना नहीं डाला। मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर उसके बाद 26,000 के आसपास आ गया मार्केट, 25,000 के आसपास आ गया, ब्रेकआउट वगैरह भी दे दिया। तो मैंने फिर से कहता है कि यार मार्केट तो ऑलरेडी भाग चुकी है,
मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मार्केट तो और ऊपर जाएगी भी, नोबडी नोज़ कि 26,000 पे टॉप बन जाएगा। मैंने कहा मार्केट तो आज भी मुझे पता है 26 भी आएगी, 30 भी आएगी, 35 भी आएगी, 50 भी आएगी। कब आएगी वो किसी को नहीं पता। फिर उसके बाद वो बोलता है कि यार अच्छे-अच्छे स्टॉक्स ब्रेकआउट वगैरह दे रहे हैं। उसने कुछ स्टॉक्स में ऐड करा। अब वो स्टॉक्स नीचे आ गए, सबका पोर्टफोलियो डाउन है, सबका मीन सबका पोर्टफोलियो डाउन है। अब मैं उससे बोलता हूँ कि भाई ले लो, यार मार्केट तो गिर रही है। मैं बोल रहा हूँ यही तो टाइम है जब लोग डर के भाग रहे हैं। 100 लोग ट्रेड कर रहे थे, 80 लोग डर के भाग गए, तो वो 20 जो बचे हैं मैदान में वही तो पैसा कमाएँगे, वही तो जीतेंगे एंड में, जो टिका रहा, जो बैटिंग करता रहा। नहीं यार मार्केट गिर रही है, मैं भाई यही वो टाइम है जब आप अगर पेशेंस होल्ड कर लोगे, तो आप पैसा बनाकर जाओगे। और अगर आप पेशेंस होल्ड नहीं कर पाए, तो भी अब वो जो एनएससी की रिपोर्ट आती है कि 95% लोग पैसा नहीं कमा पाते, तो आप भी उस 95 में आ जाओगे। तो क्रीज पर बने रहें, बिल्कुल। तो पैसा तभी बनेगा, स्कोर तभी बनेंगे। कभी इक्का मार लो, कभी दुक्का मार लो, मौका है चौका मार लो। तो विपुल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका 31 दिसंबर 2025 का निफ्टी का टारगेट क्या सोचते हो आप? कहाँ पे, तो इस साल के एंड में निफ्टी कहाँ तक देखते हो आप? मेरे हिसाब से एक और ऑल टाइम हाई लग जाना चाहिए। मतलब अगर 26,000 भी क्रॉस करता है, 27,000 के आसपास भी आता है, मोमेंटम थोड़ा-सा बनता है, फेड के रेट कट्स आते हैं, मार्केट के क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, आरबीआई 2 बार रेट कट देता है, 1 नहीं 2 बार देता है। एक तो अभी भी हमें भी पता है फैक्टर इन कहीं न कहीं धीरे-धीरे होना शुरू हो जाएगा अभी 1-2 मीटिंग्स वगैरह में। तो हो सकता है मार्केट वापस से एक बारी को 27,000 के आसपास टच कर जाए। तो दिसंबर 31 को आप 27,000 का उससे पहले लेके चलते, उससे पहले ही? उससे पहले। नहीं, मुझे 31 दिसंबर को क्या होगी, एंड ऑफ द ईयर? एंड ऑफ द ईयर तो एक देखो कोई फिगर बोलिए, मैं सबसे पूछूंगा और नोट करूंगा और देखूंगा कौन जिस कितने करेक्ट नजदीक है टारगेट। 27,000 ही रखते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक 27,000। टारगेट रखते हैं। कोई 30,000, 35,000, 28 वो नहीं जाते। ऑल टाइम हाई क्या है उसके आसपास ही रखते हैं, 27,000 के तो अभी आसपास। 26 कितना टच करके, ऑल टाइम हाई कितना था? 26,200 26,200। तो आप पुराना ऑल टाइम हाई के नज़दीक ही देखते हैं इसे नहीं बंद के होने में एक आसपास। साल में, राइट? तो विभोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया और लर्निंग प्रोसेस है ये, थैंक यू। तो उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को काफ़ी फ़ायदा होगा इस बात से। सो थैंक यू अगेन फॉर द टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।